बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम सवाल अब यही है सबके जहनों में कि काजी फ़ाइज़ साहब के केस में जो 2 दिन में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले एक दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद पेश हुए और आज उनकी अहलिया जब पेश हुई, यानी 18 जून को जो उनकी अहलिया पेश हुई, तो अब इस केस का मुस्तकबिल क्या है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, मैं इस वीडियो में पहले जो बात करूंगा वो 18 जून को पहले 1 घंटे की समाअत का हवाल मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने गो के अभी 17 जून की भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं बस एक वीडियो में ही सारी चीज़ें बस मोटी मोटी वो बता दिया करूँ। मसला ये होता है कि जैसे आज कोई 5 से 6 घंटों की समाअत थी, बल्कि 5 घंटों की भी नहीं, 5 से भी ज़्यादा, कुछ 6 घंटों की, 6 से 7 घंटों की समाअत थी। उसका अहवाल ज़ाहिर है 10 मिनट में नहीं बताया जा सकता, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है ये एक मेरे लिए भी है कि एक रिकॉर्ड बन रहा है कि ये तारीख़ी केसेस हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़ाहिर है 6 घंटे 7 घंटे की प्रोसीडिंग पे मैं 6-7 घंटे की वीडियो तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि जितना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें बताई जा सकें वो बताई जाएँ। तो मैं लंदन जाफरी साहब की तरह ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं बताऊँगा, मैं 17 जून की भी बताऊँगा, पीछे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं वो बताऊँगा। लेकिन अभी हम 18 जून के पहले 1 घंटे की समाअत का पहले हम उस पर बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और फिर हम बात करेंगे कि इस केस का मुस्तकबिल क्या है। फिर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 18 जून की समाअत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया वाली डेवलपमेंट ना होती, तो जब से फ़रोग़ नसीम साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया है, सबसे ज़बरदस्त दिन जो था फ़रोग़ नसीम साहब के लिए वो 18 जून का था। जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने ये कहा फ़रोग़ नसीम साहब को कि फ़रोग़ नसीम साहब, यही हम आपसे चाहते थे कि आप इस तरह दलाइल दें, और आज आपके दलाइल सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है। और उन्होंने जिस बेहतरीन अंदाज में अपना केस बनाया, तो उनके जो बदतरीन नाकदीन हैं, उनके जो मुखालफीन हैं, वो भी क्या उठे कि यार कमाल है इस बंदे का, कैसे इस बंदे ने केस बनाया है। और मैंने वो ज़ाहिर है हम फिर आपस में दोस्त डिस्कस करते हैं, कई दोस्तों का ज़ाहिर है नाम लेना मुनासिब नहीं है। मैंने वो बड़े नाक़िद हैं उनके, तो मैंने कहा बताएं क्या देख रहे हैं आज आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि राय ये है कि पहले हम लोग खुद ये समझते थे कि ये केस वन साइडेड है और उठा के फेंक देगी सुप्रीम कोर्ट इस केस को और बहुत बुरा करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आज फ़रोग़ नसीम साहब के दलाइल जो हैं, उसके बाद हमें भी अब इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आएगा, कितने जज किस तरफ जाएंगे, वरना पहले तो एक वन साइडेड सा एक माहौल बना हुआ था। दूसरा लेकिन यह है कि जब फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने आके जो बयान दिया, तो उसके बाद ज़ाहिर है माहौल फिर बिल्कुल एक बदल गया। उस पर हम आते हैं। फ़रोग़ नसीम साहब ने जो दलाइल दिए, उनका ये कहना था, मैं आपको लुबा बता देता हूँ कि सुप्रीम रेफरेंस को अगर सुप्रीम कोर्ट क्वैश भी कर दे, फारिग भी कर दे, उठा के बाहर भी फेंक दे, तब भी शोकॉज़ नोटिस क्योंकि जारी हो चुका है, तो शोकॉज़ नोटिस बरकरार रहेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पहले के जो मामलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकॉज़ नोटिस जारी करती है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद अप्लाई जारी करती है, और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर लेती है, तो उसके बाद 211 की बार आ जाती है, यानी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस कार्रवाई में, उस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर का केस है कि क्योंकि यहाँ पे बदनीयती का मामला है और बदनीयती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देख सकती, वो सुप्रीम कोर्ट को ही देखनी है, अदालत को ही देखनी है। उन्होंने कहा मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बदनीयती के मामले को देख सकती है। जस्टिस फैसल अरब साहब ने सवाल किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पिटिशनर ये वहाँ पे मसला उठा सकते हैं कि मुझे इस मामले में बदनीयती नज़र आ रही है, तो फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा बिल्कुल ये मसला वहाँ पर उठाया जा सकता है। फ़रोग़ नसीम साहब का ये भी कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिक्लेरेशन तो नहीं दे सकती बदनीयती के ऊपर, अलबत्ता वो अपनी फाइंडिंग जो है वो ज़रूर दे सकती है। उन्होंने अखलाक हुसैन केस का हवाला दिया कि वहाँ पे भी बोनाफाइड देखा गया, डिफेंस का उन्होंने एक और केस का हवाला दिया, उन्होंने कहा वहाँ पे मेलाफाइड ही देखी गई। तो कहना वो ये चाहते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मसले को देख सकती है। दूसरा उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे अल्टरनेट रेमेडीज़ हों, ऑप्शंस हों, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया करती। सुप्रीम कोर्ट 184(3) में और हाई कोर्ट 199 में रिट जुरिडिक्शन में, आई थिंक रिट जुरिडिक्शन होती है उसमें, 199 तो उसमें उस वक्त कोई रिलीफ दे सकती है हाई कोर्ट, और 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑप्शन ना हो, कोई और रेमेडी ना हो, जहाँ पे रेमेडीज़ हों वहाँ पे
अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अदालतें अपना इख्तियार जो है उसको रेगुलेट करती हैं। उसके बाद उन्होंने शोकाज नोटिस और रेफरेंस का मुआजना करके और जजेस के सामने रखा कि शोकाज नोटिस में क्या क्या इल्ज़ामात थे और रेफरेंस में क्या क्या इल्ज़ामात थे और शोकाज नोटिस में क्या क्या इल्ज़ामात हैं। 2 या 3 जो चीज़ें ऐड की, उसके अलावा तमाम चीज़ें कॉमन थी, वही चीज़ें जो रेफरेंस में थी वही तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें थी, शोकाज नोटिस में भी थी। उन्होंने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के केस का हवाला दिया। तो उमरता बंदयाल साहब ने पूछा कि आप क्यों इस केस का हवाला दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि कल मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जहाँ पे सो मोटो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज की जाती है वहाँ पे बाकायदा मतलब एक तरह का वो कहा जाता है कि हम सो मोटो उसको डिक्लेयर करके सो मोटो कह के और फिर उसको प्रोसीड किया जाता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट था। मेरी अपनी ये जो मैंने अभी एक जुमला पिछला अदा किया उसके ऊपर मेरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनका पॉइंट ये था, वो ये कहना चाहते थे कि जब आर्मी चीफ के खिलाफ दरखास्त आई तो दरखास्त गुजार ने कहा कि मैं दरखास्त वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है, मसला इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इस मसले को वो करेंगे, आगे चलाएंगे, 184(3) के तहत चलाएंगे। तो उनका कहना था कि ये जो मामला है जो हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और ये क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में आ गया है तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको सो मोटो जुरिडिक्शन के तहत भी आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने रोपा का जो कानून है उसका हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने जब कोई इलेक्शन पिटीशन जाती है उसमें गलतियां भी हों तो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और फैसल अरब साहब का फैसला मौजूद है, 2 फैसले इन दोनों के मौजूद हैं कि जब इन्फॉर्मेशन आ जाए इलेक्शन कमीशन के पास वो सो मोटो जुरिडिक्शन में खुद भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने अजमत सईद शेख साहब की 2017-18 की एक जजमेंट का हवाला दिया जिसमें उनका कहना था कि अजमत सईद शेख साहब ने यह कहा कि अगर हमारे नोटिस में आ जाए कि 62-63 की कहीं पर खिलाफ वर्जी है, किसी रुकने असम्बली ने कोई असासे और जायदादें छुपाई हैं, तो वहाँ पे यहाँ तक उन्होंने लिखा अजमत सईद शेख साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट की ये आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, हमारे हलफ का तकाजा है कि उसको हम सो मोटो लेके क्यों ना प्रोसीड करें, लेकिन हम उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करें जो हमें आइनी और कानूनी तौर पर करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि SJC जो है वो सो मोटो प्रोसीडिंग के तहत भी इसको मामले को आगे बढ़ा सकती है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट क्या सूरत हाल होगी। देखें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। पहला तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि हम मामला FBR को भेज देते हैं, FBR डिटरमिन करे, उसके बाद FBR की जो फाइंडिंग हो वो सारी रखी जाए SJC के सामने और SG से फैसला करे कि आया जो फाइज ईसा साहब की एहलिया का जो डिफेंस है और जो उन्होंने मनी ट्रेल दिया है वो ठीक है, वो गलत है, FBR मुतमईन है नहीं है, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे। जो कल डेवलपमेंट हुई है कि फाइज साहब की एहलिया ने जो चीज़ें बताई वो भी FBR के पास जाएंगी या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, और वो इसका तयन करेंगे कि आया ये जस्टिफाइड है या नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इसको ये कहे कि जो रेफरेंस है उसमें बदनीयती है या उसमें इतने जो है वो खामियां हैं और मेलाफाइडी इन लॉ है, उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो लिहाजा हम जो रेफरेंस है उसको क्वैश कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन शोकाज नोटिस जो है वो बरकरार रहेगा क्योंकि SJC ने वो माइंड अप्लाई करके एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद शोकाज नोटिस जारी किया है। ये दूसरा इम्कान हो सकता है। तीसरा इम्कान ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि क्योंकि रेफरेंस कल अदम हो गया है और वो जिसे कहते हैं कि जिस चीज़ की बुनियाद ही हिल जाए तो ऊपर पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या ये कह सकती है कि हम शोकाज नोटिस भी ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें एक इम्कान ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भी ख़त्म कर दे, शोकाज भी ख़त्म कर दे, लेकिन ये कह दे कि क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में आ गए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको प्रोसीड कर सकती है। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला ये कहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्योंकि शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है लिहाजा 211 का बार है, अब हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, और हुकूमत खुद ये मान रही है कि SJC जो है वो बदनीयती के मामले को देख सकती है, तो SJC इस मामले को देख ले। ये मुख्तलिफ इम्कानात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस है, जो नज़रें लगी हुई हैं, वो ये हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट बदनीयती करार देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई फ़ैसला ना दे दे या पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ही ना दे दे। इसके इम्कानात मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब ने ये बात कही थी उस दिन फ़रोग नसीम साहब को कि हम सब नहीं,
लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो मेल ऑफ आईडी के ऊपर जो बहुत सख्त चीज़ें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अक्सरियत जो है वो मेरा नहीं ख्याल उसमें जाएगी। ज़ाहिर है ये मेरी ओपिनियन है, वहाँ पे बैठे हुए जो हम प्रोसीडिंग को देख रहे हैं, फैसला अदालत ने करना है। वैसे तो मुझे ये कमेंट भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ज़ाहिर है वैसे एक अपनी मैं ये राय दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उस हद तक जो एक सोशल मीडिया के ऊपर, जो मीडिया के ऊपर एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, एक पूरा माहौल बनाया गया है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, तो मुझे इसका इम्कान जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता। और आज की प्रोसीडिंग में मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी कि आज फ़ैसला महफूज हो जाता है या नेक्स्ट वीक तक हेयरिंग दोबारा जाती है, 1-2 हेयरिंग्स और होंगी, और आज की प्रोसीडिंग के बाद ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी करती है, नहीं करती। कुछ दिनों बाद शॉर्ट ऑर्डर, 3-4-5 दिनों बाद कुछ शॉर्ट ऑर्डर जारी करती है, क्योंकि तफसीली फ़ैसला जो है वो तो काफ़ी उसके ऊपर दिन लगेंगे। जितना बड़ा ये केस है, जो सूरत हाल है, बहुत टाइम लगेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो फ़ैसला लिखते हुए। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में मिस कर गया था, वो ये थी कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की अहलिया जो हैं, उन्होंने इस बात पे सबसे ज़्यादा वो रोई थी जब उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो कि बिस्तरे मर्ग पर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जाऊं और अपनी पोजीशन क्लियर करूं, क्योंकि मेरी फैमिली के ऊपर, हम सब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लग रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं और हम बहुत तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़रे हैं। और उन्होंने भी यही बात कही जो काजी फ़ैसल साहब ने मैं ख्याल सूरह बकरा की जो आयत पढ़ी थी कि जो अज़ियत देना है, वो किसी को तकलीफ़ देना है, वो मौत से भी जो है वो बदतर है और ज़्यादा संगीन है। ये सूरत हाल है। बाकी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।